तो फिजिक्स पार्ट सेकंड की स्टार्टिंग हो रही है आज से। तो अब तक आप लोग पार्ट फर्स्ट पढ़ चुके होंगे, पार्ट सेकंड की स्टार्टिंग हो रही है आज से। तो आप जानेंगे आज कि पार्ट सेकंड में आपको क्या कुछ पढ़ने को मिलेगा। तो पार्ट सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट सेकंड में आपको प्रकाश के बारे में पढ़ने के लिए मिलेगा, और जो प्रकाश है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है वो आप जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और अब तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो फिजिक्स सेकंड पूरी पढ़ना चाहते हैं वो इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को करें क्लिक, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए बिना समय गवाए हुए बात करते हैं प्रकाश की। तो अगर हम बात करते हैं बेटा आवेश की, क्योंकि अगर आपको समझना है ये प्रकाश कैसे आया तो बात करनी पड़ेगी आवेश की। फिजिक्स फर्स्ट में आपने टोटल आवेश के बारे में पढ़ा हुआ है जो आप अब तक पढ़ के आए। तो बच्चों एक बात समझिए, आपने पढ़ा आवेश के बारे में। आवेश आपने क्या पढ़ा था? आवेश सबसे पहले आपने क्या किया, आवेश को गति कराई थी। क्या कराई थी? गति। गति दो प्रकार से हुई थी, एक हुई थी एक समान चाल से गति हुई थी, एक समान चाल से गति कराई थी आवेश को, और एक आपने कराई थी परिवर्ती चाल से गति, परिवर्ती चाल से गति। तो फिजिक्स फर्स्ट में आपने ये पार्ट पूरा पढ़ा था फिजिक्स फर्स्ट में। अब आप पढ़ेंगे ये पार्ट फिजिक्स सेकेंड में। जब आपने एक समान चाल से गति कराई थी तो आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था, क्लियर। फिर आपने क्या किया था, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न करी थी, यानी कि आपकी 4 यूनिट 5 यूनिट तक बन के तैयार हो गई थी। अब आप पढ़ेंगे परिवर्ती चाल से अगर आवेश को गति कराई जाए तो क्या होगा। जब आप परिवर्ती चाल से गति कराते हैं तो आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न होता है। इसका एक छोटा सा भाग होता है प्रकाश। क्या होता है? प्रकाश, जिसके बारे में आप सेकंड पार्ट में टोटल पढ़ेंगे। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो सेकंड पार्ट में आपको टोटल और टोटल प्रकाश के बारे में पढ़ना है। बहुत अच्छे से समझेंगे प्रकाश में आपको क्या क्या मिलेगा पढ़ने के लिए, प्रकाश क्या है। आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें आप आज के वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और आप जानेंगे प्रकाश के बारे में, क्लियर। तो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट होता है फिजिक्स फर्स्ट का। सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 1, जिसमें आप पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन एवं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, बोलो बात क्लियर है क्या? तो इस चैप्टर में पढ़ने से पहले आपको बता दें, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा प्रकाश के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? प्रकाश के बारे में सबसे पहले हम करेंगे डिस्कस। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, यानी हमारी आंखों को देखने में सहायता करती है। क्या कहलाता है? प्रकाश। प्रकाश की अगर हम बात करें तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो कि हमारी आंखों को देखने में सहायक है। प्रकाश की दूसरी बात क्या होती है? ये स्वयं नहीं दिखेगा। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता, बल्कि वस्तु को देखने में सहायक है। स्वयं नहीं दिखता परंतु वस्तु को देखने में सहायक है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं प्रकाश की, तो प्रकाश में 7 रंग होते हैं। कौन से होते हैं? 7 रंग होते हैं, क्लियर। 7 रंग प्रकाश में होते हैं, इस वजह से इनकी आवृत्ति सभी रंगों की, तरंग दैर्घ्य सभी रंगों की अलग अलग होती है। इसकी तरंग दैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में, क्लियर। सबसे कम होती है तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग की। किसकी होती है? बैगनी रंग की। बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। और सबसे अधिक होती है लाल रंग की तरंग दैर्घ्य। किसकी होती है?
लाल रंग की तरंग है। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? तो प्रकाश की अगर हम चाल की बात करें कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो प्रकाश की चाल निर्वात में जो होती है, निर्वात में जो होती है वो होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दूसरी बात, प्रकाश जो होता है वो एक सरल रेखा में गति करता है। कैसा? सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में गति करता है। तो ये कुछ प्रकाश से रिलेटेड बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, यानी हमारी आंखों को देखने में सहायक है। दूसरी बात, प्रकाश की अगर हम बात करते हैं, प्रकाश स्वयं कभी नहीं दिखता है परंतु वस्तुओं को देखने में सहायक है। तीसरी बात, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है बैगनी रंग की, लेकिन इसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। जिसकी आवृत्ति अधिक होगी जिस रंग की, वो रंग फैलता ज़्यादा है। क्लियर? दूसरी बात अगर हम करें लाल रंग की, तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य होती है 7800 एंगस्ट्रॉम। टोटल आपको पता है 7 रंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विब, ग्योर। जिन बच्चों को इनकी पूरी फुल फॉर्म पता है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन कौन से प्रकाश में 7 रंग होते हैं। दूसरी बात अगर हम करें प्रकाश की चाल की, तो निर्वात प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और प्रकाश चलता है एक सरल रेखा में, यानी कि एक सीधी स्ट्रेट लाइन में चलता है प्रकाश। तो ये प्रकाश की कुछ प्रॉपर्टी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों हम चलते हैं आगे, जिसमें हम जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। असली शुरुआत होती है यहाँ से प्रकाश के परावर्तन से। परावर्तन का मतलब होता है प्रकाश किसी सतह पर टकरा के परावर्तित हो जाए, मतलब उसी माध्यम में वापस लौट जाए। तो ये घटना प्रकाश की क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। मेरी बात समझ आई? चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट है। अब तक जो बच्चे नहीं जुड़े हैं सबको जोड़ दो, सबको बता दो चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत हो गई है। जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ें और जाने प्रकाश का परावर्तन क्या है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। चलिए, पूरा चैप्टर हो जाएगा क्लियर आराम से। साफ हो गया क्या? चलिए, अब हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन बहुत अच्छे समझेंगे प्रकाश के परावर्तन को। प्रकाश का परावर्तन आपको समझा चुके हैं। एक प्रकाश की ऐसी घटना कि किसी माध्यम से किरण टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की ये घटना जो होती है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। कैसे? जैसे कोई एक सरफेस है, कोई एक सतह है, कोई एक सतह है, चिकनी है, पॉलिशदार है, कोई सतह कैसी है? चिकनी और पॉलिशदार एकदम सतह है। प्रकाश की कोई भी किरण आती है, ये रही प्रकाश की एक किरण, प्रकाश की कोई किरण आ रही है, जब इसमें टकराई तो टकराकर ये उसी माध्यम में वापस लौट गई। मेरी बात समझ में आ रही? अगर हम परावर्तन की बात करें तो प्रकाश की कोई एक किरण आई, किसी चिकनी सरफेस से, सतह से टकराई और उसी माध्यम में वापस लौट गई। तो प्रकाश की जो ये घटना है, ये घटना प्रकाश की क्या कहलाती है? प्रकाश की परावर्तन कहलाती है। बात करें अगर, तो जो भी किरण आती है, जो भी किरण आती है, ये जो आने वाली किरण है इसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। क्लियर? आने वाली किरण क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। और जो किरण टकराकर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, इस किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। बोलो, बात क्लियर है क्या? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण का मतलब समझ में आ गया? इसके जो लंबवत
90 डिग्री पे जो रेखा है इसे हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर हम बात करें प्रकाश का परावर्तन क्या है, तो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन आप बनाएंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार सतह पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में प्रकाश किरण का वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बोलो बात क्लियर? अगर हम आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न आपका आएगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, उसके बारे में समझेंगे कि इन दोनों के बीच में जो ये कोण बन रहा है, जो ये कोण बन रहा है, इसे बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलेंगे इसे हम? इसे हम बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे? आपतन कोण। और जो ये कोण बन रहा है, जो ये कोण बन रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। इसे हम एंगल I से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम एंगल R से प्रदर्शित करते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? तो अगर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आया है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। प्रश्न अगला क्या है? प्रश्न अगला क्या है? परावर्तन के नियम। तीसरा पॉइंट है ये। तीसरी हेडिंग कौन सी है? प्रकाश के परावर्तन के नियम। ये बात समझ आ गई क्या? ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम बच्चों, उसमें देखिए दो नियम होते हैं, पहला नियम और दूसरा नियम। पहला नियम और दूसरा नियम। अगर पहला नियम की हम बात करें तो जो ये बिंदु है, इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर उपस्थित रहते हैं। यह परावर्तन का प्रथम नियम है। फिर सुन लो एक बार, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? आपतित किरण कौमा परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही बिंदु पर उपस्थित रहते हैं। एक ही बिंदु पर उपस्थित रहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु कहते हैं। दूसरे नियम की अगर हम बात करें तो दूसरा नियम क्या है बच्चों? आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये दोनों सदैव बराबर होते हैं। ये दोनों कैसे होंगे? हमेशा बराबर होंगे। इधर देखिए, यानी कि एंगल I हमेशा एंगल R के बराबर रहता है। यानी कि आपतन कोण सदैव, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर रहता है। परावर्तन कोण के बराबर रहता है। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या? ये आपने क्या पढ़ लिया है? ये आपने पढ़ लिया है प्रकाश परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब की, कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही क्या? चलिए अगला स्टार्ट करते हैं, प्रतिबिंब। अगला क्या स्टार्ट करेंगे? प्रतिबिंब किसे कहते हैं। चलिए प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। तो प्रतिबिंब के बारे में कौन कौन बच्चा जानता है? कमेंट सेक्शन जल्दी जल्दी हमें रिप्लाई करके बताइए।
चलिए आज भाई साहब इंक पता नहीं सर्दी लगी इनको। तो आज हम जानेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है समझेंगे बात को। अगर दर्पण के सामने आप कोई वस्तु रखते हैं तो उसकी आकृति दर्पण के अंदर प्राप्त होती है, उसी को हम कहते हैं प्रतिबिंब। मेरी बात समझ में आ गई? प्रतिबिंब की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो उसकी आकृति, जो दर्पण में उसकी आकृति बनती है, उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं तो पहले बिंदु को दूसरी बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो क्या कहेंगे, दूसरे बिंदु, जो दूसरा बिंदु मिला है वो पहली वस्तु का क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। मेरी बात क्लियर है? यानी कि जो किरणें चलती हैं प्रकाश की वो दो तरीके से चलती हैं। एक तो किरणें वास्तव में मिलती हैं और दूसरी किरणों के मिलने का क्या होता है, आभास होता है। यानी कि जो प्रतिबिंब होता है वो दो प्रकार से बनता है। नंबर एक, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा क्या बन गया आपका, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब। जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें चलकर दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, दूसरे बिंदु पर कैसी मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं किरणें वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। यदि किरणों के मिलने का क्या हो, किरणों के मिलने का आभास होता है, क्या होता है, आभास होता है, तो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो प्रतिबिंब क्या कहलाता है, आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद चलते हैं आगे हम लोग। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं गोलीय दर्पण की। अब हम लोग शुरुआत किसकी करते हैं, गोलीय दर्पण की। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। यानी जब भी अगर बात करी जाती है समतल दर्पण, चूंकि आपके सिलेबस में पूछा नहीं जाता है इसलिए हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं। तो एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पण का मतलब ये होता है कि जो दर्पण बिल्कुल समतल होता है, सीधा होता है, उसे कहते हैं समतल दर्पण। और जो कि गोल आकार का होता है, यानी किसी खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जो, उसे कहते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के। नंबर एक होता है अवतल दर्पण, नंबर दो होता है उत्तल दर्पण। तो अब हम लोग बात करते हैं गोलीय दर्पण की। किसकी बात करते हैं, गोलीय दर्पण की। बात क्लियर? तो गोलीय दर्पण क्या है, एक खोखले गोले का काटा हुआ भाग गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी क्या कहेंगे आप, खोखले गोले का काटा गया भाग, खोखले गोले का काटा गया क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण कहलाता है। चलिए मेरी बात समझ में आ गई क्या? अब आपको पूरा गोलीय दर्पण एक बार समझा दे रहे हैं, पॉइंट बाई पॉइंट सारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? जैसे कि एक गोल आकार का हम दर्पण लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका।
चलिए सामने देखेंगे, एक गोल आकार ले लिया हमने, दिखाई पड़ रहा क्या? एक गोल आकार ले लिया हमने, चलिए इसका काटा गया भाग, इसका काटा गया भाग, ये जो भाग इसका काटा गया भाग है, कुछ इस आकृति का होता है। चलिए इतना हम लोग डस डस कर दिया, ये इस खोखले गोले का काटा गया भाग है, ये इसका क्या हो गया? चलिए तो गोली दर्पण की बात करें तो गोली दर्पण जो होता है उसका एक तल होता है परावर्तक तल, और जो दूसरी साइड होती है उस पर होती है पारे की कलई। जैसे कि इसके अगर परावर्तक तल की बात करें तो उसका जो आगे का जो पार्ट है ये हो गया इसका परावर्तक तल, और जो पीछे साइड है उस पर क्या है? पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। तो आप डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? गोली दर्पण एक खोखले गोले का काटा गया भाग होता है जिसका एक पृष्ठ परावर्तक तल कहलाता है तथा दूसरा पृष्ठ जिस पर पारे की कलई प्लस लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। क्या होता है? पेंट होता है। क्या कहलाता है? गोली दर्पण कहलाता है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? अगर हम बात करें इसकी परिभाषाओं की तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं गोली दर्पण में, वो समझ लो बच्चों एक बार। नंबर 1 होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है? वक्रता केंद्र। नंबर 2 होता है वक्रता त्रिज्या। नंबर 3 होता है ध्रुव। क्या होता है? ध्रुव। नंबर 4 होता है द्वारक, दर्पण का द्वारक। और नंबर 5 होता है फोकस। नंबर 6 होता है फोकस दूरी। और नंबर 5 होता है 1 2 3 4 5 6 7 फोकस तल। क्या होता है? फोकस तल। ये सारी चीजें इसमें आपको पढ़ने को मिलेंगी। तो कौन सी चीज साफ साफ दिखाई पड़ रहा क्या? ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं वक्रता केंद्र की। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं समझिए बात को। वक्रता केंद्र आप किसे कहेंगे? वक्रता केंद्र आप कहेंगे उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग है। डेफिनेशन बन गई सेम, हेडिंग डालेंगे वक्रता केंद्र और लिखेंगे उसमें उस गोले के केंद्र को कहते हैं जिसका कि दर्पण एक भाग है। तो ये पूरा गोला है तो इस गोले का केंद्र यहां पर होगा, इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं और इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। बोलो बात क्लियर है क्या? मेरी बात समझ में आ गई? दूसरी बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या हम उसे कहेंगे उस गोले की त्रिज्या जिसका दर्पण एक भाग है। यानी कि यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है? एक त्रिज्या है। ये क्या है? एक त्रिज्या है। इसे हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। बोलो बात क्लियर? अगर हम बात करें ध्रुव की तो ध्रुव किसे कहते हैं? परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है उसे हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव। देखिए परावर्तक तल ये है और ये है, ये पूरा क्या है? परावर्तक तल। इसके मध्य बिंदु की अगर हम बात करें तो मध्य बिंदु इसका ये है,
इसे हम क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, पोल। तो दर्पण का परावर्तक तल क्या कहलाता, परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। बोलो बात क्लियर। अगर हम बात करते हैं दर्पण के द्वारक की, तो परावर्तक तल के व्यास को हम कहते हैं क्या, जैसे ये M1 है, ये M2 है, तो अगर हम बात करते हैं द्वारक तो आप कहेंगे M1 M2 इसके क्या हो गए, द्वारक। द्वारक का मतलब ये क्या है, एक व्यास है। आगे हम बात करते हैं फोकस की। किसकी बात करते हैं, फोकस की। तो एक बात जीवन में हमेशा याद रखना, क्या, कि जब भी कोई प्रकाश की किरण, एक चीज और समझा दें, मुख्य अक्ष, एक मुख्य अक्ष और समझिए, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है कि वक्रता केंद्र C और ध्रुव P को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। बात क्लियर। चलिए दूसरी बात समझिए, क्या समझा रहे थे, फोकस, कि जब भी कोई प्रकाश की किरण आपकी मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के कैसी जाएगी, समांतर जाएगी, तो वही टकराएगी, परावर्तन होगा। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को मिलती है उसे हम कहते हैं फोकस। उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। बोलो बात क्लियर। मेरी बात समझ में आ गई क्या, बात को समझिए अच्छी तरीके से, डिटेल में जाइए। चलिए क्या बताया हमने आपको बताया कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है बच्चों से क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। अब बात करते हैं फोकस दूरी की, बात करते हैं फोकस दूरी की। तो बेटा फोकस दूरी सिंपल सा तरीका समझिए। फोकस दूरी में आप क्या सीखेंगे, फोकस दूरी में आप सीखेंगे कि ये जो फोकस है और ये जो ध्रुव है, इसके बीच की जो दूरी है, इस बीच की दूरी को हम कहेंगे फोकस दूरी। क्या कहेंगे, फोकस दूरी। बोलो इतनी बात क्लियर है क्या, मेरी बात समझ में आ रही क्या। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं फोकस तल की, जो कि अंतिम पॉइंट है इसका, फोकस तल। यानी कि फोकस तल ऐसा तल जो फोकस से होकर गुजरता है और मुख्य अक्ष के लंबवत हो। तो ये रहा मुख्य अक्ष, इसके लंबवत की बात करें तो ऐसा होना चाहिए, 90 डिग्री कोण बनना चाहिए। लेकिन ये तल कहाँ पर होना चाहिए, ये तल फोकस पर होना चाहिए। यानी कि ये जो तल है ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है और फोकस से होकर जा रहा है ये तल। तो ये तल क्या कहलाएगा, ये तल आपका क्या कहलाएगा, ये तल कहलाएगा फोकस तल, फोकस तल। चलिए बात क्लियर, समझ में आ गया क्या। तो आज आपने क्या क्या पढ़ा है, जरा एक बार थोड़ा सा रिवीजन थ्रू आउट कर दीजिए, जिससे हमको पता लग जाए कि आपने आज क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहली बात बच्चों, आपने क्या पढ़ा, प्रकाश के बारे में पढ़ा। दूसरा आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा। तीसरा आपने क्या पढ़ा, प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़े, जो कि 2 होते हैं। उसके बाद आपने प्रतिबिंब भी पढ़ा है। प्रतिबिंब आपने पढ़ने के बाद आपने पता किया है गोली दर्पण किसे कहते हैं। तो आपको पता है गोली दर्पण एक गोल आकृति का होता है, यानी किसी खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, जो कि आप पढ़ चुके हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें संबंधित परिभाषाएं, वो परिभाषाएं सारी आपके सामने हैं। टोटल 8 परिभाषाएं होती हैं गोली दर्पण संबंधित, जिसमें आपको बताना होता है वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या, ध्रुव क्या, द्वारक क्या, फोकस दूरी क्या, फोकस तल क्या, मुख्य अक्ष क्या। बात क्लियर। जब आपने ये सारी चीज़ पता कर ली, सारी चीज़ पता करने के बाद आपने एक एक स्टेप बाय स्टेप समझ लिया कौन सी चीज़ क्या है, कितनी है। तो सबसे पहले आपने पढ़ा वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या है, किसी भी गोली दर्पण का केंद्र क्या कहलाता है, किसी भी गोले का केंद्र क्या कहलाता है, केंद्र क्या कहलाता है, मिड पॉइंट केंद्र। लेकिन यहाँ क्या है, वक्रता केंद्र। दूसरी बात अगर हम बात करें इसकी किसकी, वक्रता त्रिज्या की, तो इसका यहाँ से लेकर के और गोले दर्पण बीच की दूरी, जैसे गोले की त्रिज्या होती है वैसे इसकी क्या हुई, वक्रता त्रिज्या। मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दूसरी बात अगर आगे चलते हैं द्वारक की, तो आपको पता है द्वारक किसे कहते हैं, परावर्तक तल। जो ये परावर्तक तल है इसके व्यास को कहते हैं दर्पण का द्वारक।
दूसरी अगर हम मुख्य अक्ष की बात करते हैं बच्चों, तो मुख्य अक्ष क्या है? वक्रता केंद्र और ध्रुव P को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। आगे अगर हम चलते बच्चों तो हम आगे जानेंगे फोकस की। अगर कोई भी प्रकाश की किरण, हमेशा याद रखना, कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो सदैव कहां से गुजरती है? फोकस से। इसमें क्या है कि प्रकाश की किरण जब भी मुख्य अक्ष समांतर होती है, परावर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को टकराती है उसका फोकस कहलाता है। और फोकस से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। बात करते हैं अगर फोकस तल की, तो फोकस तल क्या होता है? एक ऐसा तल जो फोकस से होकर गुजरता है और मुख्य अक्ष के लंबवत होता है। तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी हैं। अब आप क्या पढ़ेंगे वो समझिए। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें आप पढ़ेंगे गोली दर्पण से संबंधित जो प्रकाश के नियम होते हैं चलने के, वो आप नियम पढ़ेंगे प्रकाश किरण के, किस तरीके से गोली दर्पण से नियम बनते हैं, सारे नियम पढ़ेंगे आप। उसके बाद गोली दर्पण का जो सूत्र होता है वो आपको मिलेगा। सूत्र के बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध पता लगेगा। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिए। अगली वीडियो आपको मिलेगी बहुत जल्द। जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नाचते रहिए, गाते रहिए। धन्यवाद। समय समाप्त। और चैनल को सब्सक्राइब करें।